नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान है एसएसटी उसका जो पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान की जो किताब है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन उसका पार्ट 1 विविधता की समझ उसको आज हम पूरा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस पार्ट में समीर की कहानी सुनी थी और हमने जाना था कि विविधता कैसी होती है, क्या है हमारे इस देश के अंदर, और अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक हम लोग दे देंगे आपको और कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, तो आप डायरेक्टली वहां पे जा सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमसे जुड़ी हुई सारी वीडियोस मिल सके। तो विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, ठीक है। तो जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे सहेली इसलिए है क्योंकि इस किताब में हम एक जो पात्र है हमेशा एक लड़के को लेके चलते हैं। तो इसमें हमने एक लड़की को लेके चला है जो कि हमारी इस एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि चाहे वह लड़का हो या वह लड़की हो, तो यहाँ पे उसके दोस्तों की बात हो रही है। तो आपको इसमें कोई घबराना नहीं है कि भैया यहाँ पे सहेली की बात हो रही थी मतलब स्पेशली लड़कियों के लिए ही ये किताब है। ऐसा नहीं है, आपको ये काल्पनिक पात्र के रूप में मानना है और आगे ऐसे ही बढ़ते रहना है, ठीक है। तो आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानती हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत मतलब उनके बारे में पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी है उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफेद। एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू। समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी के खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहती हैं। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मजा आएगा? उन 5 चीजों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज्यादा खलेगी। देखिए, ये विविधता की बात है। विविधता मतलब डाइवर्सिटी। आप किसी जगह पे हैं, आपने देखा कि वहां पे अलग अलग प्रकार के, हम सब एक जैसे मनुष्य ही हैं लेकिन हम सबके घरों में अलग अलग प्रकार का खाना बनता है, ठीक है। किसी के घर में कुछ बन रहा है, किसी घर में कुछ बन रहा है, कोई किसी की भाषा कुछ है, कोई अलग तरीके के कपड़े पहनता है, कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, कोई जीन्स पहनता है, ठीक है। कोई अलग अलग तरीके का पहनावा है। लेकिन जैसे यहाँ पे इन्होंने जो आपके सामने कंडीशन दी, तो आप देखेंगे कि उस कहानी में आपको आनंद नहीं आएगा क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं है। सब लोग एक ही जैसा काम करते हैं, सब लोग एक जैसे ही हैं। तो अब हम भारत में विविधता के बारे में पढ़ेंगे। भारत विविधताओं का देश है, मतलब भारत में बहुत विविधता पाई जाती है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन
करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। देखिए यहाँ पे एक चार्ट है, एक कॉलम टाइप है, आप देख सकते हैं कि भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, दो और तरीके लिखिए। मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको, जैसे प्रार्थना, इबादत करना। तो कुछ लोग भक्ति गीत गाते हैं, ठीक है। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। और कुछ लोग आप देखते हैंगे कि जो अलग तरीके से अरदास करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे शादी करना, ठीक है। शादी करना में यहाँ पे एक दे रखा है कि अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना। आप जब देखेंगे कि चर्च में जो पादरी होता है, उसके सामने पादरी जो फादर होते हैं वह चर्च में शादी कराते हैं। या मंदिरों में आप देखते होंगे कि अग्नि के 7 फेरे लेकर शादी होती है। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे शादी होती है। देखिए कि लोग विविध तरीकों से अपना काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। मणिपुर में औरतों को फनेक पहनना, या फिर आप देख सकते हैं कि जो हमारे इस्लाम धर्म में जो महिलाएं होती हैं वह बुर्खा पहनती हैं, ठीक है। और जो राजस्थान में या आप उधर जाएंगे तो आप देखेंगे कि घूंघट करते हैं, बहुत नीचे पल्लू डाल के रखते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीका होता है। अभिवादन करना, आपको पता है कि कुछ लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कुछ लोग नमस्ते बोलते हैं, कुछ लोग अभिवादन में सलाम वालेकुम बोलते हैं। ऐसे चावल पकाना, कुछ लोग मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाते हैं, कुछ लोग सीधी दाल और भात खाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग तरीका आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं कि हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, मतलब आज से 200 साल पहले की बात है, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वह नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। कुछ जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। आपको भी पता, आप भी अगर कहीं नई जगह जाते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस आपके अंदर आ जाता है। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे, मतलब पुराने अपने रिवाजों पर ही चलते थे या अपने आदतों पे चलते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले में और पहाड़ी इलाकों में रहने वाला बड़ा फर्क है, न केवल वहां के लोगों के कपड़ों में और वहां के खान पान की आदतों में भी आपको फर्क दिखेगा। देखिए, जो समुद्री इलाके के लोग हैं वह मछली ज्यादा खाते हैं, ठीक है, और ऐसी चीजें जो खाते हैं जो ठंडी होती है। और आप पहाड़ों में जाएंगे तो गर्म चीजें ज्यादा खाते हैं। देखिए, मूंगफली खाएंगे, अखरोट खाएंगे, ऐसी चीजें, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, या फिर ऐसी चीजें जो उनकी बॉडी को गर्म रखे। उनके कपड़े भी ऐसे ही होते हैं। आप देखेंगे समुद्र किनारे में जो रहते हैं तो बिल्कुल बहुत एक दो कपड़े, मतलब जो साधारणतः एक टी शर्ट पहनते हैं या एक कमीज पहनते हैं। लेकिन आप अगर पहाड़ों में जाएंगे तो आप देखेंगे आप मोटी मोटी
स्वेटर पहन के रखते हैं लोग और जैकेटें भी पहनते हैं क्योंकि वहां पे ठंड इतनी होती है। बल्कि जिस तरह का काम वह करेंगे वह भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपने सब्जियां अनाज उगाते हैं, वे इन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर है। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां वहां के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती है, उनकी सूची बनाइए। देखिए, भारत के बिल्कुल उत्तरी छोर पर लद्दाख है सबसे ऊपर, और भारत के सबसे नीचे मतलब दक्षिणी छोर पर जो है वह केरल है। केरल जो है वह समुद्री एक ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमा है वो समुद्री तट से लगती है, समुद्र से लगती है। और लद्दाख एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बर्फ पड़ती है, जो बर्फीली जगह पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे चित्र भी आ गया है। लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका, इतना ऊंचा कि यहाँ पे रेगिस्तान में भी बर्फ पड़ती है, इसे ठंडा मरुस्थल कहते हैं भारत का। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ये ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके से पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। देखिए यहाँ पे पश्मीना शॉल को बुनती हुई औरतें। ठीक है, अभी आपको पता लग गया पश्मीना जो है वह ऊन है और हमें एक बकरी से, खास बकरी से मिलता है जो पहाड़ों में ही होती है, ठंडे इलाकों में। देखिए केरल, अब केरल आ गया जी। ठीक है, केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, जिसे हम सेंट थॉमस कहते हैं इंग्लिश में, लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मछली पकड़ने का चीनी जाल। ठीक है, एक चीनी जाल है यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए केरल में। वास्को दी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वला
चीनावला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल में मनाया जाने वाला त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। आपने देखा होगा टीवी में, बड़ी लंबी सी नाव होती है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी लंबी नाव है, ठीक है, और कितने सारे लोग इसमें हैं। और देखिए टॉप पे एक सिंगल बैठे हैं, फिर पीछे होते हुए डबल 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 होते जा रहे हैं, और कुछ लोग बीच में भी खड़े हुए हैं और पीछे तक हैं। तो ये नेहरू ट्रॉफी होती है केरल में, जो बड़ी फेमस है और नाव प्रतियोगिता के लिए ही होती है। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख के विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठा जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे, क्योंकि वे सब कौन थे? भारतीय थे। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सियाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, गोली खा के सोए जलियां वाले बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूलना जाना। हिंदुओं मुस्लिमों की होती आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भीगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा, ठीक है, ये उनकी एक आपके सामने एक कविता थी जिसमें बताया कि भैया प्यारे वो दिन भूल ना जाना जिन दिनों में हमारे देश की आज़ादी के लिए सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। तो उनके लिए सादर प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू, आपको ये बताना है कि पंडित नेहरू जी भाषण कहाँ पे दे रहे हैं और उसके सामने जो है वो क्या है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख सकता है। मैं एक बार टिक भी कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। आपको ये बताना है कि भारत जो नेहरू जी हैं, ये जो है नेहरू जी, ये जो है ये कहाँ पे भाषण दे रहे हैं और ये जो है उनके सामने ये कौन सी जगह है? ये दिल्ली में है। मैं आपको इशारा देते देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे, जनरल डायर जिसे कहते हैं, निहत्थे लोगों पर खुले आम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। 13 अप्रैल 1919 के दिन महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई
और उससे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों के याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी कोई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान जिस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो खत्म हो गया और अभ्यास के प्रश्न आ गए हैं। अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं? तो कुछ 5-6 प्रश्न है इसके, 5 ही प्रश्न है। और आपको पता है कि हम अभ्यास के प्रश्न लिखित रूप में लेके आते हैं, तो हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में लिखित रूप में लेके आएंगे। आप ऐसे हमारे साथ बने रहिए। आपने वीडियो एंड तक देखी, हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि आपने अच्छे से समझा। आपको अगर ये इस चैप्टर का फर्स्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले आइए और वहां पे आपको लिंक मिलेगा इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, और आप वहां पे देख सकते हैं। आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, आप पर्यावरण को बचा के रखिए, क्योंकि पर्यावरण जब तक बचे रहेगा तब तक ही हम जीवित रहेंगे। क्योंकि जल है तो जीवन है, आपको पता है। जल और वायु के कारण ही पृथ्वी जो है एक अद्भुत ग्रह है। आप 6 क्लास में है, भूगोल की हमारी पृथ्वी हमारा आवास जो है वह हमने चैप्टर सब अपलोड कर रखे हैं। बहुत ही प्यारी सीरीज है वो, बहुत लोगों ने उसको लाइक किया है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। और अगर हम चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा मैसेज है वीडियो के एंड में अभी आपके लिए जो आएगा आपके सामने। अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं और आप उस चीज को समझते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या कुछ इस प्रकार से अपने जीवन को सही मार्ग पे लेके जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी अभिभावक शिक्षक इस चीज को देख रहे हैं, तो वह जरूर आगे बढ़ते रहें और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।